हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट। सो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। सो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेंगे दैट इज़ ग्रामीण साख के स्रोत। सो बच्चों, बेसिकली हम समझेंगे कि पहले जो साख के स्रोत होते थे, मीन्स कि जो उधार के स्रोत थे वो कौन कौन से थे, उधार के रिसोर्स कौन से थे। सो बच्चों, बात करें अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उधार चाहिए तो वो 2 टाइप्स के होते थे। अब वो 2 टाइप कौन से थे बच्चों? एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उधार चाहिए तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स के उधार होते थे। तो बच्चों, फर्स्ट वाला था संस्थागत, जिसे हम फॉर्मल भी कहते हैं, और दूसरा था गैर संस्थागत, जिसे हम इनफॉर्मल भी कहते हैं। सो बच्चों, देखा जाए अगर हम गैर संस्थागत स्रोत की बात करें तो वो कौन से थे? डैट इज़ इनफॉर्मल। सो बच्चों, वो थे भूस्वामी, जो गांव के ऑनर्स ऑफ लैंड होते हैं, गांव के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं और महाजन होते हैं। सो बच्चों, बेसिकली ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, जो इनफॉर्मल स्रोत होते हैं। जो बेसिकली इसके अंदर होता क्या था कि ये लोग किसानों को या कृषि क्षेत्र से रिलेटेड उधार के लिए यहाँ पर लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। मीन्स के किसानों का पूरे तरीके से शोषण किया जाता था। किसान एजुकेटेड नहीं होते थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी। बेसिकली वो सरकार से कांटेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो लोग डरते थे, वो अनएजुकेटेड होते थे। वो डॉक्यूमेंट से उन्हें डर लगता था कि हमें ये फॉर्मेलिटी करनी होगी, एप्लीकेशन लिखनी होगी, वहाँ जाना होगा। सो बेसिकली वो लोग अनएजुकेटेड थे, तो दैन वो गैर संस्थागत स्रोत पर ही निर्भर थे, जिसके चलते गांव के भूस्वामी, व्यापारी और महाजन इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्हें लोन को प्रोवाइड करते थे, इनका बुरे तरीके से शोषण करते थे या इनका फ़ायदा उठाते थे। सो बच्चों, अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं में मीन्स कि 1991 में लगभग 93% लोग इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थे। 93% लोग जो होता है, जो जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट हुआ, वो लोग गैर संस्थागत स्रोत पर निर्भर थे। वो लोग भूस्वामी से उधार लेते थे, गांव के व्यापारी से उधार लेते थे और महाजन से उधार लेते थे। सो लगभग काफ़ी सारे लोग ही लोगों के ऊपर डिपेंड थे। बट जैसे ही बच्चों लोगों का सरकार से कांटेक्ट बढ़ा, तो हमें यहाँ देखने को मिला कि जहाँ 93% लोग गैर संस्थागत स्रोत पे निर्भर थे, वो घट कर के 1/3 हो गए। मीन्स कि अब केवल 33% लोग ही इन गैर संस्थागत स्रोत के ऊपर निर्भर हैं। सो बट अब देखा जाए तो ये लोग अभी भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 33% माना वो कम हुआ, बट अभी कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो 33% के कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं, जो गैर संस्थागत स्रोत पर निर्भर होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती। सो बेसिकली उनको डॉक्यूमेंट से डर लगता है। सो बच्चों, अगर अब हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो वो है संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल स्रोत। अब बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि लोन देने के लिए सरकार की भूमिका बढ़ी, सहकारी समितियां बनाई गई, ग्रुप्स बनाए गए जो कम रेट के ऊपर लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल बैंक हो गया, जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जो गांव में स्थित थे। और यहाँ तक कि रीजनल रूरल बैंक हो गया, जो इन लोगों को उधार देने के लिए ही बना था। सो बच्चों, उसने बोला है कि अगर देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये संस्थागत साधन मिलकर के लगभग किसानों की उधार देने की क्षमता को 7% तक पूरा करते थे लगभग, अगर देखा जाए तो। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें बच्चों, तो इनका हिस्सा 7% से बढ़ कर के कि किसानों की 7% ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। वो ज़रूरत बढ़ कर के अब 66% तक हो गई है या उससे अधिक हो गई है। बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ देखने को मिला। सो बच्चों, अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक को साख देने की मात्रा में हमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। जो सरकार ने छोटे छोटे एजेंसियाँ, जो संस्थागत स्रोत बनाए थे किसानों को लोन देने के लिए, वो काफ़ी बढ़ गए। बेसिकली अगर हम सहकारी साख समिति की बात करें तो उसके अंदर क्या होता था कि किसानों को सहकारी जो साख समितियाँ होती थी वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर
सो बच्चों, हम यहाँ बात कर रहे हैं सहकारी साख समितियाँ की कि यहाँ पर क्या हुआ कि किसानों को सहकारी साख समितियाँ पर्याप्त मात्रा में बेसिकली कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को लोन प्रोवाइड करती थी। इससे जो लोग थे वो काफ़ी हैप्पी हुए, वो बहुत खुश हुए कि हमें कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बेसिकली उनका शोषण नहीं हो रहा है जो गैर संस्थागत स्रोत में हुआ करता था कि उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, किसानों को प्रोवाइड किया जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सो बच्चों, जब इनको साख समितियाँ कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेंगी बच्चों, तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रोडक्शन में उनकी सहायता देखने को मिलेगी कि अब किसान के प्रोडक्शन में उसे हेल्प मिल रही है। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि साख समिति का कितने परसेंट योगदान है, तो वो 16 से 17% तक का योगदान है कि जो साख समितियां हैं जो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है, उनका लगभग 16 से 17% तक का योगदान हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। सो बच्चों, अगर देखा जाए तो इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य थे। सो फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि किसानों को, अब इसके अंदर होता क्या था बच्चों, सहकारी समिति के अंदर कि किसानों को फटाफट से लोन उपलब्ध करा दिया जाता था, जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। साख एजेंसी के रूपरेखा में महाजन के प्रभाव को, कि जो बड़े बड़े महाजन होते थे, बेसिकली ये गैर संस्थागत स्रोत था लोन का। सो ये जो गैर संस्थागत लोन था वो किसान का बहुत शोषण करता था, ये उन लोगों का जो लोन लेने आया करते थे। तो बेसिकली गैर संस्थागत स्रोत को समाप्त करना था, महाजन को समाप्त करना था। इसके अलावा देश के सभी क्षेत्रों के अंदर हमें उधार की सुविधाएं फैलानी थी कि सरकार ने जो है वो सहकारी समितियां लागू करती हैं जो आप लोगों को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेंगी। तो ये बात सभी लोगों तक पहुंचानी थी ताकि हर एक व्यक्ति को इस सुविधा का फ़ायदा हो, हर एक व्यक्ति अपने प्रोडक्शन को अच्छे से कर सके। इसके अलावा बच्चों, विश्व विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध कराना। सो बच्चों, उसने बोला है कि वे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट में आएगा या जो ऐसा कोई भी काम करेगा, इससे ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वहाँ रह रहे लोगों का विकास होगा। तो हमें उन सभी लोगों को उधार उपलब्ध कराना था, वो भी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जो कौन उपलब्ध कर रहा था? साख समितियाँ। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये 4 उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे साख समिति के। सो बच्चों, इसके बाद हमें यहाँ देखने को मिला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ स्थापना की गई। बेसिकली जो इसकी स्थापना की गई थी वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ही की गई थी। बेसिकली बच्चों, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अब इसके अंदर सरकार ने फील करा कि सहकारी समितियां ही केवल सीमित नहीं है या उनके ज़रिए से ही हम लोन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ सहकारी समितियां ही लोगों की लोन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। सो इसके चलते किसान ने और बैंकों को भी अप्रिशिएट किया, व्यापारिक बैंक की ब्रांचेस खुलवाई और उन बैंकों ने भी बहुत अच्छे से भूमिका निभाई किसानों को लोन देने की। सो बच्चों, बेसिकली अब यहाँ हुआ क्या कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सो बच्चों, अगर यहाँ देखा जाए तो सन 1969 के अंदर व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सो बच्चों, अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। तो बच्चों, एक राष्ट्रीयकरण करने का एक प्रमुख कारण था कि हमें जो है वो किसानों को डायरेक्ट तरीके से लोन प्रदान करना था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सहकारी समितियों के रोल को सरकार ने कम कर दिया और बैंकों के रोल को सरकार ने बढ़ा दिया। सो बच्चों, ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका रीज़न भी बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करना है कि साख को विस्तार करने के लिए, मीन्स कि उधार को स्प्रेड करने के लिए, उधार के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, ताकि किसानों को लोन जो है वो डायरेक्ट तरीके से मिले। जो किसान पहले डॉक्यूमेंट से डरा करता था वो ना डरा करे, किसान अप्रिशिएट हो। बेसिकली सहकारी समितियों के रोल को कम किया गया और यहाँ पे बैंकों के रोल को बढ़ा दिया गया।
सो बच्चों अगर अब हम यहाँ थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसने यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक, जिसे हम RRBSB कहते हैं। सो बच्चों बेसिकली इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे किसानों के लिए की गई। बेसिकली उनका एक मोटिव था कि वो लोग कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले सके। सो अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों की बात करें और भूमि विकास बैंकों की स्थापना बच्चों इसलिए की गई जो पिछड़े ज़िले थे या जो बहुत दूर दराज के गांव क्षेत्र थे, हम उन लोगों के अंदर भी उधार लेने की क्षमता को अप्रिशिएट करें। अब ऐसा ना हो कि कोई गांव या कोई ज़िला बहुत दूर है तो वो लोग डॉक्यूमेंट से डरे या वो सरकार से डरे कि हमसे नहीं होगा, हम अनएजुकेटेड है, या वो लोग दूर दराज से तो इसलिए वो बैकयार्ड रह जाएं, वो पिछड़े हुए रह जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली हर क्षेत्र, हर ज़िला, हर गांव के अंदर सरकार को बैंक की ब्रांचेस खुलवानी थी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास की। ग्रामीण में रह रहे लोगों का विकास करना है, याद रहे। इसके अंदर हम जितने भी बैंक्स की स्टडी करेंगे वो इसलिए करेंगे कि जो लोग या जो गांव में रह रहे लोग जो लोन ले रहे हैं वो इजीली तरीके से उन्हें प्रोवाइड हो सके। सो बच्चों देखा जाए तो उसने आगे बोला है कि ये आदेश है कि ग्रामीण जनसंख्या के कमज़ोर वर्ग को साथ प्रदान करे। तो मतलब सरकार ने इस बैंक से बोला कि आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को ही लोन प्रोवाइड करना है जो कमज़ोर वर्ग है, जो हमसे डरते हैं, जो डॉक्यूमेंट से डरते हैं, जो समझते हैं हम अनएजुकेटेड है, हमसे नहीं होगा। तो बेसिकली हमें उन लोगों को भी एजुकेटेड करना था ताकि हम गैर संस्थागत स्रोत को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों यहाँ पर इसने हमें एक चित्र में दिखा भी रखा है कि बैंक मीन्स कि ग्रामीण शाखा संस्थागत स्रोत जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं और सरकार लोगों तक उनकी पहुँच करा, जैसे SBI हो गया बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पर हमें बैंक्स देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अब हम लास्ट वाला देखें तो वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऐसा बैंक जो कृषि क्षेत्र के लिए उधार देगा, कृषि से रिलेटेड रिसोर्स के लिए उधार देगा और गांव का विकास करने में पूरी हेल्प करेगा। अगर हम इसका सिंबल देखें तो ये बच्चों इस टाइप का होता है, ग्रीन कलर का, और इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ नाबार्ड। सो बच्चों सबसे पहले हम इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई। सो बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो उसने बोला है ये आर्थिक क्रियाओं इसके क्षेत्र में आते हैं। मीन्स कि हमें किसानों को कोई लोन प्रोवाइड करना है या हमें कोई ज़्यादा लोन देना है, कम लोन देना है, बेसिकली पैसों से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ इस बैंक के द्वारा की जाती है, डेट इज़ नाबार्ड। और इसकी स्थापना 1982 में हुई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो बच्चों बेसिकली ये जो नाबार्ड बैंक था जो कृषि से रिलेटेड लोन देगा वो एपेक्स संस्था है, मीन्स कि एक बहुत बड़ी संस्था है नाबार्ड। सो बच्चों अब हम इसका रोल देखते हैं। तो बच्चों अगर हम इसके रोल की बात करें सो बच्चों उसने बोला है उन संस्थाओं के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में, मीन्स कि बच्चों ये फंडिंग प्रदान करता है, पैसों से रिलेटेड हेल्प करता है, ये संस्थाओं की भी हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है। इस सबसे बड़े बैंक की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोन को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रोवाइड करता है बेसिकली। सेकंड पॉइंट की बात करें सो बेसिकली लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए सबसे सीधी और सरल उपाय को अपनाना इस बैंक का काम होता है कि लोगों को या संस्थाओं को बहुत ईजी तरीके से लोन प्रोवाइड करना, जिसमें लोगों को बहुत मेहनत ना करनी पड़े और लोगों को साथ में शीघ्र से जल्द लोन प्रोवाइड करना। और इसके अलावा ये अप्रिशिएट करता है बैंकों द्वारा साख संस्थाओं की, मीन्स कि बच्चों जो उधार देने वाली संस्थाएं होती हैं उनकी रचना करना। इसके अलावा कर्मचारियों को शिक्षित करना कि वो एजुकेटेड है, क्या वो लोगों से ढंग से बात कर पाएंगे, क्या वो प्रशिक्षित है, क्या वो ट्रेनिंग पर है, उनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बहुत अच्छे से ध्यान देता है। सो बच्चों अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें
तो उसने बोला है सभी साख संस्थाओं को, जो भी पैसों से रिलेटेड बच्चों संस्थाएं होती हैं, उन सभी को ये वित्त क्रियाओं को समन्वित करता है, वित्त क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करता है। मीन्स कि उसके अंदर आपस में कोऑर्डिनेट करता है, उनमें आपस में रिलेशन स्थापित करता है। मीन्स कि ये फंडिंग की एक्टिविटीज जो होती हैं आपस में बैंकों के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। बेसिकली देखिए तो ये संपर्क का काम करता है। भारत सरकार, राज्य सरकार हो गए, रिजर्व बैंक, इन सब के बीच में आपस में संपर्क रहे, कोऑर्डिनेट रहे, कांटेक्ट रहे, ताकि ये आपस में मिलजुल करके लोगों को फंडिंग प्रोवाइड कर सके, साथ मिलकर के काम करें, साथ डिसीजन लें। सो बच्चों अगर देखा जाए तो लास्ट पॉइंट में इसने बोला है कि बैंक द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग प्रोवाइड दी जाती है या पैसों से रिलेटेड मदद की जाती है, तो उनका यहाँ पर मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करना। सो बेसिकली छानबीन करना कि जितना फंड देना चाहिए था या वित्तीय की सुविधा यहाँ दी गई है या नहीं दी गई है, वित्त की कितनी सुविधा दी गई है, क्या इससे लोगों को लाभ हुआ है। सो बेसिकली ये बहुत अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन करता है, छानबीन करता है नाबार्ड। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।